नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष में आज बात बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पर। जी हां, मध्य प्रदेश में अफसरशाही जनप्रतिनिधियों पर भारी पड़ रही है। विधायकों ने सड़क से लेकर सदन तक अफसरों की मनमानी के तमाम मामले उठाए, लेकिन अफसरों को ना कोई फर्क पड़ता है और ना ही उन पर लगाम लगती है। विधायकों के तमाम प्रयासों के बाद भी अफसरों का कुछ नहीं हो रहा। यहां तक कि कुछ अफसर तो मंत्रियों तक की नहीं सुनते। इसके पीछे कहीं पर उच्च अफसर का संरक्षण रहता है तो कहीं पर अफसरशाही की पक्ष विपक्ष में मजबूत जमावट, जिसके चलते विधायकों के तमाम विरोध और हंगामे के बावजूद अफसर ठाठ से नौकरी कर रहे हैं। हालांकि मामले में कांग्रेस ने जहां बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कोरोना महामारी के चलते समय से पहले समाप्त कर दिया गया, लेकिन इस सत्र में एक बार फिर अफसरों की मनमानी का मामला खूब गूंजा। विधायकों ने कई अफसरों पर बात न मानने का आरोप लगाया। अफसरशाही की मनमानी पर सबसे पहला सवाल सत्ता पक्ष के विधायक कमलेश जाटव ने उठाया। उन्होंने कहा कि मुरैना में आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध शराब में मिलीभगत पर एफआईआर हुई थी। इसके बावजूद उन्हें हटाया नहीं गया और अफसर एफआईआर के बावजूद ठाठ से नौकरी कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी विधानसभा के पटल पर अपना सवाल रखा और कहा कि आबकारी अफसर विनोद रघुवंशी का अवैध रैकेट चल रहा है। याचिका हाईकोर्ट में भी खारिज हो गई, लेकिन अफसर का निलंबन क्यों नहीं किया जा रहा। तो वहीं कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने कहा कि उनके क्षेत्र में अफसर सुमेर सिंह 26 साल से एक ही जगह नौकरी कर रहे हैं और तबादला होने पर पैसे देकर वापस उसी जगह आ जाते हैं। मामले में कांग्रेस नेता के मिश्रा ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और विधायकों पर ही नहीं पूरी सरकार पर अफसरशाही के हावी होने की बात कही है। अफसरशाही हावी है और यह आरोप कांग्रेस का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने और रघुवंश शर्मा जी ने भी यह आरोप पहले लगाए थे कि सरकार पर नौकरशाही हावी है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इस बात को स्वीकार रहे हैं कि नौकरशाही हावी है, तो कांग्रेस तो उसका एक अंग है। उसकी पुष्टि करने के लिए हम लोग काफी हैं। अफसरशाही के हावी होने पर जहां शिकायत सदन तक पहुंची, तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाए। बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज जरूर कर दिया। बीजेपी नेता लोकेंद्र पाराशर का कहना है कि प्रदेश में पारदर्शी तरीके से कार्य हो रहा है, कोई भी शिकायत कहीं से नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो सरकार उसको संज्ञान में लेकर चर्चा कर उचित कार्रवाई करती है। साथ ही पाराशर ने कहा कि प्रदेश में सभी का सम्मान हो रहा है। खुले आसमान के नीचे पारदर्शी तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार काम कर रही है। अफसर अपना काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं। सबका उचित सम्मान, सबके काम जो वैधानिक काम है सबके काम हो रहे हैं। एकदम प्रगति की बयार बह रही है मध्य प्रदेश में। कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई शिकायत कहीं से ऐसी नहीं है। फिर भी यदि कोई अफसर किसी जनप्रतिनिधि की अवमानना करता है, उसके प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो पार्टी उसको संज्ञान में लेती है, सरकार उसको संज्ञान में लेती है और चर्चा भी होती है। प्रदेश में इस अफसरशाही से सिर्फ विधायक ही नहीं, मंत्री भी प्रताड़ित हैं। प्रदेश के चुनिंदा अफसर तो मंत्रियों की भी नहीं सुनते। इनमें पीएस और एसीएस स्तर के कुछ अफसर हैं जो विभागीय मंत्रियों की बात अनसुनी कर देते हैं। बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अफसरों को कहां से और किसका संरक्षण प्राप्त है जो ये जनप्रतिनिधियों की बात को अनसुना कर रहे हैं, और आखिर कब तक ब्यूरोक्रेसी पर डेमोक्रेसी हावी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। अधिकतर मामलों में अधिकारियों को बाकी अफसरशाही का सपोर्ट रहता है। इस कारण नियमों की पेचीदगियां जो होती हैं उनके जरिए रास्ते निकालकर संबंधित अफसर को बचा भी लिया जाता है। और यदि किसी अफसर के खिलाफ जांच होती भी है ना, तो विभागीय उच्च अफसर या फिर मंत्री का संरक्षण होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि विधायक सदन में मामले उठाते भी हैं, जिसमें कई बार विभागीय मंत्री निलंबन की घोषणा कर देते हैं, लेकिन अफसरों का निलंबित होना दूर की बात है।
बल्कि अफसरों को ट्रांसफर करके मामले को दबाने की कोशिश की जाती है, या फिर उच्च अफसर अपने कर्मचारियों को बचाने के जुगत में जुट जाते हैं, और ये हमेशा होता रहा है। लेकिन आखिर अफसर शाही जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर किस तरह से सरकार पर यह हावी हो रही है, या विधायकों पर, मंत्रियों पर, तमाम जो सिस्टम है उसके ऊपर जो हावी हो रही है, इससे कितने नुकसान हो रहे हैं, ये एग्जाम्पल आपने इस रिपोर्ट में सुने। कमलेश जाटव मामला उठाते हैं कि आबकारी अधिकारी के खिलाफ मिलीभगत पर के एफआईआर दर्ज है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पीसी शर्मा साहब आरोप लगाते हैं, विनय सक्सेना जबलपुर के बारे में बात करते हैं, फुंदेलाल मार्को बात करते हैं, के मिश्रा जी भी अपनी तरफ से कहते हैं, और इसी को हम समझने की आगे भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ इस वक्त नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, और साथ ही कांग्रेस विधायक है फुंदेलाल मार्को हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आशीष शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी विधायक हैं जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत करती हूं, और स्वागत के साथ ही मैं पहली टिप्पणी ब्रजेश सर आप ही से शुरू करना चाहूँगी। तो ये पहली बार नहीं है जब ब्यूरोक्रेसी हावी दिखाई दे रही है सरकार पर, लेकिन अगर हम बात करें काम की, तो काम भी प्रभावित होता है। अगर सिस्टम में बैठे लोगों की बात करें तो एग्जाम्पल काफ़ी हैं जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाए। अलग अलग विधायकों की तरफ से मामले उठाए जाते हैं, ये बताते हुए कि आप उन्हें गलत ठहरा देते हैं, उन्हें निलंबन तक की बात कर देते हैं, लेकिन बाहर जाकर कुछ नहीं होता। देखिए पारुल, ब्यूरोक्रेसी को हम बेलगाम कह रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और राजनेता जो नेतृत्व रहता है, जो सत्ता में होता है, जो कोई भी दल हो, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस, दोनों ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक पहलू है राजनेता, दूसरे पहलू है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी जिसको हम कहते हैं। बिना किसी के हम कह सकते हैं कि बेलगाम, यदि जो शब्द है कि बेलगाम हो गए हैं, तो ऐसी संभावना नहीं दिखती। यदि हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात करें, तो ब्यूरोक्रेसी वहाँ बेलगाम नहीं दिखती है, वो दिखती है कि सत्ता के इशारे पर काम करती हुई नजर आती है। लेकिन यदि यहाँ पे विधायक उठा रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ, विधायकों ने कई बार उठाया सदन में मामला के, कलेक्टर हुए, क्षेत्र के जिले के अधिकारी हुए, कमिश्नर हुए, पीएस तक के स्तर के अधिकारी विधायकों और सांसदों को समय नहीं देते हैं, उनकी बात की सुनवाई नहीं होती। लेकिन क्या है, ब्यूरोक्रेसी कई बार आप सोच रहे हो कि वो बेलगाम है, लेकिन कई बार उसको संरक्षण भी राजनेताओं का ही रहता है। तो यदि उसको ये हालात यदि ये पैदा हुए हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं राजनेता ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर जब गलत होते हैं तो वो राजनीतिक संरक्षण पाते हैं। यदि जिन अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं, उनको पोस्टिंग किसने की है? राजनेताओं ने की है। यदि वो राजनेताओं ने यदि लाभ के लिए उनको पोस्ट किया है और बाद में यदि वो गलत करते पकड़े गए हैं, तो फिर जब हो हल्ला होता है तो उनको हटा दिया जाता है, एक कार्रवाई हो जाती है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में हम देखते हैं, जब भी कोई किसी भी सरकार के मामले में, सरकार जब होती है सत्ता में, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की, जब भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है तो वो राजनीतिक उसका केंद्र बन जाता है, मतलब नेता केंद्रित हो जाते हैं और अफसर पीछे हो जाते हैं। दोनों दल एक दूसरे पर राजनीतिक रूप से आरोप लगाने लगते हैं, उनका दोष है, तो अफसरशाही उसमें बच निकलती है और इस आरोपों के कारण उनको हटा दिया जाता है। महाराष्ट्र की यदि हम बात कर रहे हैं, तो अभी देखिए आप, परमवीर सिंह कितना चर्चित नाम था, और उनके बाजे जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे, दोनों को हटा दिया गया। सरकार पर आरोप लगे कि वो मिलीभगत करके, षड्यंत्र करके कोई साजिश रच रही थी एनआईए का। तो जिन आरोपों के बाद उनको हटा दिया, तो ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हालात होते हैं कि सरकार जो ब्यूरोक्रेसी है उससे किसी न किसी तरह से संरक्षण रहता है, यही वजह रहती है। और जो लोग विधायक जो आरोप लगाते हैं कि वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार आप देखो किस विभाग के अधिकारियों पे आरोप लगते हैं हमेशा, चाहे वो आबकारी वाला हो या खनिज वाला अधिकारी हो, इस डिपार्टमेंट पे आरोप लगते हैं जो मलाईदार कहे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विधायकों की मंशा भी हम देखें कि यदि वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि नौकरशाही नहीं सुन रही है, हावी है, तो ऐसा है नहीं है। जिस तरह से मोदी सरकार एक नई पहल करती दिख रही है पहली बार, कि 20-50 का फार्मूला लेकर आई है वो, कि यदि कामचोर अधिकारी हैं, काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो उनको 20 साल की नौकरी हो गई है तो उनको घर बैठा दीजिए। तो एक पहल तो चल रही है सरकारों में ठीक करने की। तो यदि ये मध्य प्रदेश में भी लागू हो रहा है, हमने देखा जो काम नहीं कर रहे हैं, सुनवाई नहीं करते हैं, तो शिवराज जी ने कलेक्टर और आपके एसपी तक पर कार्रवाई की है। तो कार्रवाई तो सरकार करती है। बेलगाम यदि हम तब कहेंगे उनको कि जब वो एक तरह से सरकार की सुनी नहीं रहे हैं, अलग गलत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मन मर्जी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। कहीं कहीं दिखता है तो वो उस पर कार्रवाई हो जाती है। बिल्कुल। मैं आशीष शर्मा जी को शामिल कर लेती हूँ चर्चा में, और फुंदेलाल मार्को जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि आप 15 साल का कार्यकाल तब बीजेपी का और अभी ये चौथी बार सरकार,
तो ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं लगाम में आ पा रही है? मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, बावजूद उसके ये खबरें काफ़ी हैं कि सदन में मामले उठाए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की मनमानी के, उसके बावजूद भी कंट्रोल में नहीं। हमारे देश में लोकतंत्र है, हम्म। यहाँ जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है जो उसके विकास के लिए, उनके कामों के लिए न सिर्फ कानून बनाता है बल्कि उनको विकास से जोड़ता भी है। जहाँ तक बात है ब्यूरोक्रेसी, हम जो कानून बनाते हैं, हम जो व्यवस्थाएं बनाते हैं, उनको संचालित करने का काम ब्यूरोक्रेसी करती है। और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को इसीलिए संविधान के द्वारा इतनी ताकत दी गई है कि वो इस जो नौकरशाही है, जो अफसर तंत्र है, जो कर्मचारी तंत्र है, उनसे काम ले सके, उनसे ठीक से काम करा सके, जिसके कारण एक लोकप्रिय शासन की जो आधारभूत संरचना है वो पूरी हो सके। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में नौकरशाही कहीं बेलगाम नहीं है, सरकार का पूरा नियंत्रण है। हमारे पास सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 15 वर्षों तक 3 कार्यकाल और अब इस चौथे कार्यकाल में भी मध्य प्रदेश को विकास के नए सोपान पर पहुंचाया। अगर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होती तो ये आज इतना विकास आपको दिखता नहीं, इतने सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं आपको धरातल पर सफल होते हुए दिखाई नहीं देती। जहां पर भी शिकायत है, इक्का दुक्का शिकायतें आती है, मैं इससे इनकार नहीं करता कि कई बार अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच किसी मामले में पटरी नहीं बैठती, किसी मामले में सामंजस्य स्थापित नहीं होता, तो इसी जगहों पर उनके आपसी अनुबंध की खबरें समय समय पर अखबारों में और चैनलों पर आती रहती है। इसका मतलब विधायक कमलेश जाटव जी, आप ही की पार्टी के विधायक हैं, मुरैना में उन्होंने आरोप लगाया कि आबकारी अधिकारियों के खिलाफ शराब के मामले में मिलीभगत के आरोप हैं, उन पर कार्रवाई एफआईआर भी है, इसके बावजूद भी उन्हें हटाया नहीं गया। सर, इसके लिए विधायक की मिलीभगत माने, अफसरशाही की मिलीभगत माने, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं कि एफआईआर दर्ज है, शराब माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप है, उसके बावजूद भी नहीं हटाए गए, वो एफआईआर है उनके नाम पर? देखिए, अधिकारी पर अगर किसी मामले में एफआईआर हुई है तो जब एफआईआर उसके खिलाफ हुई है, इसका मतलब कानून अपना काम करेगा। ठीक है। और बाकी मामलों में कांग्रेस के विधायकों ने जो आरोप लगाए हैं, जिसमें जबलपुर की भी बात की जा रही है कि जो ब्रिज बनाने का काम है और ब्रिज कॉर्पोरेशन की बजाय पीडब्ल्यूडी कर रही है, यहाँ पर किसकी मनमानी है? ये नीतिगत निर्णय है, कौन सा विभाग किस काम को करेगा, इसका निर्णय लेने का अधिकार सरकार को है और सरकार नियमों से काम कराती है और नियमों से सरकार बंधी हुई है, नियमों से चलती है। कांग्रेस के विधायक यदि आरोप लगा रहे हैं, ये भी नियम है जो मार्को जी ने भी सदन में के पटल पे सवाल रखा कि सुमेर सिंह 26 साल से एक ही जगह पे पदस्थ हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, वापस वो वहां से ट्रांसफर अपना उसी जगह करा लेते हैं जहां वो अपनी मनपसंद जगह पर काम करना चाहते हैं। 26 साल से एक ही जगह पर बने हुए हैं, ये भी नीति है। देखिए, ट्रांसफर एक अलग व्यवस्था है, ट्रांसफर भी सरकार कई बार किसी का काम ठीक नहीं रहता तो उसे एक जगह से दूसरी जगह तक जनप्रतिनिधि उसका अनुशंसा करते हैं तो उसको भेजा जाता है। कई लोग अपनी पारिवारिक परेशानियों के कारण, समस्याओं के कारण एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। कोई व्यक्ति 26 साल से अगर एक जगह है तो जब कमलनाथ जी की सरकार तो मार्को जी ने उसको हटवा देना था वहां से। अगर 26 साल से कोई अधिकारी, जब कांग्रेस का शासनकाल था, 26 साल में तो कांग्रेस की भी सरकार रही है, दिग्विजय सिंह जी की। जी, मैं समझ गई, आपने बहुत अच्छे से संभाला उस सवाल को। जब 15 महीने का कार्यकाल रहा कांग्रेस का, उस वक्त आप लोगों के ऊपर कई आरोप थे, लेकिन जब आप विपक्ष में आए तो उनके ही मंत्रियों ने सदन में क्लीन चिट दे दी उन तमाम मामलों में। लेकिन जब आपकी पार्टी आई वापस से और कृषि मंत्री साहब ने जब कर्ज माफी मामले में जो आंकड़े अब तक कांग्रेस दे रही थी, उन्हीं आंकड़ों के और ज्यादा बताकर आप ही के कृषि मंत्री ने पटल पर रखा, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो विधायक लिख कर माफ कीजिए, जो अफसरशाही लिख कर दे देती है उन्हीं को ही आगे बढ़ा दिया जाता है? क्योंकि बाहर तो आप कहते रहे कि कर्ज माफी नहीं हुई है, लेकिन सदन के अंदर आप कह रहे हैं कि कर्ज माफी हुई है। देखिए, प्रश्नों के उत्तर अधिकारी ही तैयार करते हैं, ये व्यवस्था भी है और परंपरा भी है। और जहां तक बात कर्ज माफी की है तो कर्ज माफी के प्रमाण पत्रों का आज आप देख चुके, उज्जैन में कितनी बड़ी तादाद में कर्ज माफी के प्रमाण पत्र जलाए गए हैं, ये स्वतः प्रमाण है कर्ज माफी किस तरह से एक तरह का नहीं। मैं तो सदन की बात कर रही हूँ और अफसरशाही किस तरह से सरकार को चलाने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर बात की जा रही है कि आखिर क्यों बेलगाम होती जा रही है ब्यूरोक्रेसी। मैं आती हूँ आशीष जी आपके पास, चलिए कंप्लीट कर लीजिए। यही चाहते हैं कि हमारा ही हिसाब से पूरी व्यवस्था चले, लेकिन लोकतंत्र में सरकारें इसीलिए बनती है कि उस अफसरशाही पर नियंत्रण करने के लिए जो जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है
वो नियंत्रण रखकर चलाए। हमारी सरकार सक्षम है अफसरशाही पर ठीक नियंत्रण है, रखने में। मार्को जी को शामिल कर लेते हैं। मार्को जी, क्या कहना चाहेंगे कि सरकार तो तरीके से काम कर रही है, छोटी मोटी जो भी बातें आती हैं उन्हें भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है, फिर आप लोग सवाल क्यों लगा देते हैं? मार्को जी कहिए। फुंदीलाल मार्को जी को आवाज मिल रही है हमारी? एकदम डिबेट आजाद में इधर ही घुस गया है। फुंदीलाल मार्को साहब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? चलिए, लगता है उन्हें आवाज नहीं मिल रही है। ब्रजेश सर, वापस आप ही के पास आती हूँ, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब उनका भी कमेंट लेंगे। तो आशीष जी का तो साफ कहना है कि छोटी मोटी घटनाएं तो आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें नीति के हिसाब से की जा रही हैं। जब सारी चीज़ें नीति के हिसाब से की जा रही हैं तो इतने सारे सवाल क्यों आ जाते हैं? इनमें से तो कुछ ही हमने उठाए हैं। देखिए पारुल, हमेशा आते हैं। यदि आशीष जी जब विपक्ष में थे तो ये भी आरोप लगाते थे, और जब सत्ता पक्ष में तो बचाव करते हैं। जो राजनीतिक संरक्षण हम इसको कह सकते हैं, ट्रांसफर को लेकर भी आरोप लगाते हैं, ट्रांसफर के लोग नीति हो गई है। हाँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यदि हम मध्य प्रदेश के 2 अधिकारियों का उदाहरण लें, जो आज ACS गृह हैं, राजेश राजौरा, और एक पूर्व मुख्य सचिव हैं राजेश मोहंती जी, जिन पर मोहंती जी पर मामला दर्ज किया भाजपा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, फिर उनको क्लीन चिट दे दी, फिर भाजपा सरकार आई और फिर उनको आरोपी बनाने के लिए एक प्रस्ताव कोर्ट में गया। इसी तरह गृह विभाग के जो ACS हैं राजौरा जी, उन पर लोकायुक्त में मामला चल रहा है, उनको क्लीन चिट दे दी, कोर्ट ने फटकार लगाई। अब फिर जांच करने की सरकार ने एक नियम निर्देश निकाले हैं इससे पहले कि यदि किसी भी अधिकारी पे आपको जांच करना है, भ्रष्टाचार का मामला हो, कोई आरोप लगे हों उन पे, तो पहले सरकार से आपको जांच करने से पहले अनुमति लेना पड़ेगी, तब आप जांच कर सकते हो जी। तो एक तरह से लगता है कि सरकार संरक्षण देती। जब तक आपका शीर्ष नेतृत्व ईमानदार नहीं होगा तब तक ये बेलगाम रहेंगे अधिकारी। बेलगाम हम इसलिए कह सकते हैं कि उनको संरक्षण है, जब वो गलती कर जाते हैं तो राजनीतिक संरक्षण हासिल कर लेते हैं, और जब राजनेता उनका दुरुपयोग करते हैं उनका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, इस कारण वो बेलगाम हो जाते हैं। कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, चट भी उनकी पट भी उनकी। यदि आप उनसे लाभ ले रहे हो, राजनीतिक लाभ ले रहे हो, उनकी गलतियां भी छुपानी पड़ेंगी। हाँ, तो फिर उनकी गलतियां भी छुपाना पड़ेंगी, तो आप उनको संरक्षण देते हैं, इस कारण वो बेलगाम दिखते हैं और वो उन लोगों का दमन करते हैं या उन लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं जो भले राजनेता हों या जनप्रतिनिधि हों जो सत्ता में नहीं है, या सत्ता में जो लोग हैं, सत्ताधारी दल के विधायक भी हैं, तो कई बार उनकी सुनवाई नहीं होती क्योंकि उनकी पहुंच वैसी नहीं होती, उनको ऊपर से संरक्षण मिलता है। जब आप बड़ी गलती करते हो तो तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, इसलिए कार्रवाई कर दी जाती है, उनको हटा दिया जाता है क्योंकि आप पे आरोप लगते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन हटाने के बाद आप देखते हो कई बार उनका अच्छी पोस्टिंग हो जाती है उनकी, लेकिन आप उन पर कार्रवाई नहीं करते हो। यदि कोई भ्रष्ट आचरण वाला है तो आप उस पर 20-50 का फार्मूला लागू कीजिए और घर बिठाइए। यदि कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, सरकार कह रही है लापरवाह है और वो फील्ड में रहने लायक नहीं है, तो कहते जरूर हो आप उसको, आप घर में बिठाइए, लूप लाइन में बिठाइए और घर बिठा दीजिए उसको। जैसा कि आर्मी में होता है, जो काम करने लायक नहीं होता उनको घर बिठा दिया जाता है, जैसा कि केंद्र सरकार कर रही है 20-50 के फार्मूले में कई अधिकारियों को, कर्मचारियों को घर में बिठा दिया। उनने एक नया प्रयोग किया है कि जो सेकंड लाइन के अधिकारी होते हैं उनको विदेश भेजते हैं, क्योंकि जो टॉप अधिकारी होते हैं वो 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, उनको विदेश सैर करने के लिए जाते हैं। तो टॉप मोस्ट लीड जो अधिकारी रहते हैं, हम मुख्य सचिव की बात करें, DGP की बात करें, तो ये ओबलाइज करते हैं, इनका रिटायरमेंट का टाइम होता है, तो इनको लगता है कि हम रिटायरमेंट के बाद किसी आयोग में बैठ जाएंगे, तो सरकार की पिछलग्गू हो जाते हैं, वो सरकार के इशारों पे काम करने लगते हैं। तो मोदी सरकार ने किया है कि सेकंड लाइन वालों को विदेश भेजेंगे कि वो उनकी 10 साल की नौकरी है, तो वो आगे आके देश के हित में काम करें, वहाँ प्रशिक्षण वहाँ सीख कर आए। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि नौकरशाही बेलगाम ना हो और वो काम करके दिखाए, काम वाले। फुंदीलाल मार्को जी दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफ़ी देर से वो सुन भी रहे हैं। मार्को जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आशीष शर्मा जी ने तो क्लीन कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी घटनाएं हैं वो सभी के कार्यकाल में होती हैं। आप लोगों ने जो आरोप लगाए फिर तो उसमें कुछ दम ही नहीं बचा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी दोनों विद्वान महानुभाव ने अपने विचार रखे हैं। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने देश की लोकतंत्र बहुत कमजोर हो गया है, और जब जब इस देश में या किसी भी देश में, प्रदेश में जब भी लोकतंत्र कमजोर होगा तभी ये ब्यूरोक्रेट हावी हो जाते हैं। हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधियों में भी जो एकता होनी चाहिए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जब हम सदन में बैठते हैं, मान लीजिए हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं, तो हमारे चिंतन जो 7.5 करोड़ जनता की है कि हम इसको जो है सर्व सुविधा सब
और सर्वांगीण विकास की दिशा में हम कैसे प्रदेश को ले सके। इस प्रदेश में निवासरत हमारे जो किसान हो, बेरोजगार हो, हमारे चाहे नौजवान हो, उनको हम कैसे बेहतर काम लगा सके, बेहतर सुविधा दे सकें। और आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो बातें उठी ब्यूरो केस के बारे में, निश्चित ही पूरी सरकार ये चला रही, इनका मन पड़ेगा तो आपका आदेश हो जाएगा, आप तो सुन लेंगे, यदि नहीं इनकी इच्छा नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। आज हाथ जोड़ते जोड़ते ब्यूरो केस के मामले हमारे मंत्री जाते हैं, जाके वहां अपने गिड़गिड़ाते हैं जाके कि ऐसा आप पीएस से जो है हाथ जोड़ते हैं कि आप ये काम को हमारा करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज लोकतंत्र हमारा चुने हुए प्रतिनिधियों की आत्मा इतना कमजोर हो चुका है, जिसके कारण हम जो है शासन जो है प्रशासन के ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है, अपने काम नहीं करा पा रहे। इससे आम जनता की जो सुविधा मिलनी चाहिए और उनका जो न्याय मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। हम नियम बहुत आज से नहीं, सन 1947 से जब देश आजाद हुआ है, 50 में जो है संविधान बना, लागू हुआ, तब से जो है बहुत सारे नियम कानून संविधान बने हैं। एक बात बताइए, क्या आपके शासन काल में जब 15 महीने की सरकार आपने चलाई, तब आप लोगों के यहाँ पे क्या हाथ जोड़कर गए थे आप लोग ब्यूरोक्रेसी के पास कि सिंहस्थ मामले में क्लीन चिट दे दीजिए, या फिर ये टेंडरिंग मामले में क्लीन चिट दे दीजिए, व्यापम मामले में क्लीन चिट दे दीजिए? उस वक्त अफसरशाही आपके ऊपर हावी नहीं थी क्या? उन्होंने लिख कर दे दिया, आपने हाथ जोड़ के पढ़ लिया? देखिए, ब्यूरो केस तो ऐसा है कि जो 15 साल में जो उनको जो है सिखाए, जो एक बच्चा जन्म लेता है, हाँ। जन्म लेकर के और जब 15 साल बाद जो पहुंचेगा तो वो 12वीं पास हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से आज 15-16 साल जो जिस सरकार, ठीक है, तो 15 महीने में सरकार नर्सरी में थी और ब्यूरोक्रेसी भी नर्सरी की मान ली जाए, आपको भी समझ चाहिए था उनको 12वीं पास के लिए। वो तो एमएससी कर चुका था, बीएससी एमए कर, फिर आप नर्सरी में थे मतलब? तो बिल्कुल, हम जो उस समय इन लोगों ने जो पढ़ाया सिखाया उस समय ब्यूरो केस को जो उसमें लिख करके आगे बढ़ाया, वही तो चल रहा था। फिर तो जनता ने गलती कर दी होगी, शासन काल आपको शासन देकर। 15 महीने में कितना सुधार करेंगे आप बताइए? हमारे पास कोई खजाना नहीं, पैसा था नहीं, खाली खजाना में जो है हमारे तमाम जो चुनाव में जो हमने वादा किया था, आपकी बातों से कहीं दिग्विजय सिंह साहब नाराज ना हो जाए, क्योंकि 10 महीने का कार्यकाल तो उनका, 10 साल का कार्यकाल तो उनका भी रहा, 2 बार के मुख्यमंत्री वो भी रहे। और वो तो कहते थे कि वे तो कहते थे कि प्रबंधन से चुनाव जीते जाते हैं, कलेक्टर एसपी से चुनाव जीते जाते हैं। दरअसल क्या ये भाजपा कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। हम दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कहा करते थे फुंदेलाल जी, आप तो आज प्रैक्टिस करके आपका कोई भी रिहर्सल नहीं आज आपकी। दिग्विजय सिंह साहब ने जो उन्होंने जो सरकार हमारी कांग्रेस की चली है, कभी ऐसा नहीं था। हमने आज जो बेरोजगारी, आप बताइए कि 15 साल में 17 साल अब हो गया, आज 30 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश में है। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी का क्या लेना देना? अभी तो हम ब्यूरोक्रेसी को लेकर बात कर रहे हैं। इन नौजवानों को अभी आप बजट को उसको ये तो ये कहिए कि 15 साल बीजेपी को सुधारते सुधारते लग गए, तो वो सुधार नहीं पा रहे, क्योंकि दिग्विजय सिंह साहब ने तो थाली परोस कर रख दी थी कि आप ही हैं, आप ही की वजह से हम चुनाव जीत सकते हैं। उनका कहना था उस समय पर जब वो मुख्यमंत्री थे, मार्को जी। देखिए, चुनाव हम कार्यकर्ता हूँ, पर उस समय हम त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था हमने लागू किया था। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में हम मानते थे कि हमारी पकड़ हमारी पोलिंग बूथ पर है, जो पंच चुन करके अंतिम उसमें आता है हमारे वार्ड से। वार्ड से लेकर के त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का हम लोगों ने उस समय लागू किया, सरकार जिला सरकार बनाए, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। बेशक हम लोग कहते थे आप ना डिबेट का जो रुख है ना कहीं और लेकर जा रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास मार्को जी। आशीष शर्मा जी, ये तो मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी पर बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रहे हैं, इस पर ही बात डिबेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वहीं से तो जन्म लेते हैं। ठीक है, आशीष शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मंत्रियों को हाथ जोड़कर पीएस के पास जाना पड़ता है कि भाई हमारा काम कर दीजिए, बताइए। देखिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। जब इनकी सरकार थी और राजगढ़ की कलेक्टर और एसडीएम ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों को सरेआम थप्पड़ मारे थे, तब इनका एक अलग रूप था। और आज ये बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। किसी अधिकारी का अभिवादन विधानसभा में भी हम लोगं ने कहा है,
जो हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। समय कम है, छोटा प्रतिक्रिया आपसे ले लूंगी। वहां भी हमने कहा है समय थोड़ा सा कम है फुंदेलाल जी, मैं छोटी प्रतिक्रिया आपसे भी लूंगी, रुक जाइए थोड़ा सा। अभिवादन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं या उसको कोई बहुत बड़े उस पर मान नहीं, रहे लेकिन हैं। उनके डिसीजन को आशीष जी आपकी गवर्नमेंट भी क्रॉस नहीं करती ना। अब आप ये कोरोना टाइम का डिसीजन ले लीजिए, सरकार ने कहा कि कर्फ्यू लगा दीजिए 10 बजे के बाद, आपकी शराब की दुकानें और तमाम दुकानें खुली हुई हैं, लोगों को घरों में कैद कर रहे हैं, दुकानें खुलकर क्या होगा सर? देखिए मेरी बात सुनिए, ब्यूरोक्रेसी भी समय परिस्थितियां देखकर सरकार को सलाह देती है और कई बार ब्यूरोक्रेसी की ये वाली सलाह अच्छी भी परिस्थिति होती थोड़ा सा है। सर के ऊपर से जा रही है ये लोगों की। सरकार का राजनीतिक नेतृत्व है जो ब्यूरोक्रेसी के निर्णयों को कई बार मानता है, कई बार नहीं मानता है। ऐसा नहीं है कि हम आंख बीच कर उनके हर निर्णयों को या उनके हर सुझावों को स्वीकार करते हैं। जहां तक बात है, कोरोना का मामले मध्य प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू कई शहरों में लगाया गया है। वही तो सुनना चाह रहे हैं ना आशीष जी आपसे कि कहा 10 बजे के बाद कर्फ्यू, लेकिन 11:30 बजे तक शराब दुकानें खुली हुई हैं, भोजपाल मेला भोपाल में लगा हुआ है, हाट बाजार लगे हुए हैं, बाजार तमाम खुले हुए हैं। तो ये 10 बजे के बाद कर्फ्यू, लेकिन शराब दुकान 11:30 बजे तक खुली हुई है। इसके ऊपर आप लोगों ने नहीं पूछा ब्यूरोक्रेसी से कि लॉजिक क्या है? अब ये तो मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि 11:30 बजे तक दुकानें बंद है। बात करेंगे इस विषय में भी कि सभी बंद होना चाहिए पूरी तरीके से। आपकी ब्यूरोक्रेसी तो आशीष जी, एक तरफ सरकार कहती है कि शराब दुकानें नहीं खुलेंगी और आपकी ब्यूरोक्रेसी एक आदेश जारी कर देती है, बाद में सरकार नाराज होती है तो वापस लेना पड़ता है कि हर 5 किलोमीटर पर शराब की दुकान खोल दी जाएगी। तो एक तरह से लगता तो है कहीं ना कहीं हावी है, वो सरकार से डर ही नहीं रही है। देखिए मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, ब्यूरोक्रेसी ये चाहती है कि उन्हें काम करने की स्वतंत्रता मिले और वो अपने मनमाने तरीके से व्यवस्था को चलाए। लेकिन जनप्रतिनिधि लोकतंत्र विधानसभाएं लोकसभाएं इसीलिए बनाई गई है ताकि उस ब्यूरोक्रेसी को हम संविधान के अनुसार एक लोकतांत्रिक और एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरा करने के लिए उपयोग करें। तो इसलिए अगर कहीं पर ब्यूरोक्रेसी हावी होते दिखती है तो सरकार उस पर सख्ती करती है, सरकार उसको अपने नियंत्रण में रखती है। मैं इनकार थोड़ी करता कि कहीं पर आगे देखते हैं सख्ती कितनी हो पाती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इतना ही समय था हमारे पास चर्चा के लिए। ब्रिजेश सर से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, कंक्लूजन। ब्रिजेश सर, ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाना क्या आसान है? क्योंकि जैसे कि हम स्टार्टिंग से चर्चा करते आए हैं कि गिव एंड टेक वाली प्रोसेस होती है कि आपने कुछ लाभ उनसे लिया तो उनको कुछ लाभ आपको पहुंचाना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि खनन पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, माफियाओं पर कंट्रोल उतना हद तक नहीं हो पा रहा। अगर 100% आप जड़ पकड़ लें तो शायद कई ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब हो जाएं। देखिए पारुल जी, इसमें ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा राजनेता जिम्मेदार हैं। यदि राजनेता, राजनीतिक नेतृत्व है सरकार का, सत्ता शीर्ष, वो ईमानदार हो जाए, वो सोच ले कि ये बेलगाम घोड़ा नहीं बचेगा, वो लगाम अपने हाथ में रखेगा, वो ईमानदार होगा, तो निश्चित तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है उन अफसरों को कार्रवाई करना पड़ेगी। हम देखते हैं कि जब सरकार ईमानदारी से कार्रवाई कराना चाहती है, यदि उसने कहा माफिया पे कार्रवाई हो, तो आप देखिए पूरे प्रदेश में कार्रवाई होती है, चाहे पिछली सरकार हो, चाहे सरकार की इच्छा शक्ति पे ब्यूरोक्रेसी चलती है। सरकार यदि उनसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए कि उनकी पोस्टिंग यहाँ कर दिया जाए, हमें चुनाव जीतना है या हमें उनसे ये लाभ लेना है, या तो ये लाभ का जो छोड़ देगी सरकार, कोई भी सरकार हो, तो ब्यूरोक्रेसी की लगाम उसके हाथ में होगी और निश्चित तौर पर जैसा काम ईमानदारी से चाहती है सरकार वैसी कर सकती है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जनता के प्रति जवाबदार नहीं होती, नेता जनता के प्रति जवाबदार होते हैं। यदि उनकी समाज में जवाबदारी होती तो वो निश्चित तौर पर सुधर के अपना काम करते। वो इसलिए चापलूसी करते हैं, नेताओं की इसलिए करते हैं कि उनको अच्छी पोस्टिंग चाहिए। यदि यही सोच लिया जाए कि अच्छा काम करने वाला फील्ड में रहेगा, बेकार काम करने वाला नहीं रहेगा, काम तो को प्राथमिकता दी जाती तो शायद बहुत सारी चीजें दुरुस्त हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सर जुड़ने के लिए। तो अफसरशाही की मनमानी यूँ तो बेलगाम है और बेलगाम तरीके से ब्यूरोक्रेसी चल रही है, लेकिन इस पर लगाम लगाना है तो नेतृत्व को स्ट्राइक होना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि सब कुछ वाइट में दिखे, यानी कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलत हो रहा हो। और अगर कोई भी गलत करता हुआ पाया जाता है तो उसको घर बैठाना चाहिए, जैसे कि केंद्र सरकार का फॉर्मूला भी है। और जब अफसर घर बैठने लगेंगे तो उन्हें डर सताने लगेगा और अपने आप सिस्टम तरीके से काम करने लगेगा। अफसरशाही वही करेगी जो सिस्टम या सरकार या उनके विभाग के मंत्री चाहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।